जिस तरह शतरंज में कब कौन सी चाल चली जाए इसका पता नहीं होता, चुनाव भी शतरंज की उस बिसात की तरह है जिसमें यह पता नहीं होता कि कौन सी पार्टी कब कौन सा दांव खेलेगी, और खास करके जब जगह ऐसी हो जहां सिर्फ और सिर्फ प्रतिद्वंदी ही प्रतिद्वंदी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट कुमार अभिषेक। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में सीमांचल में होने वाले लोकसभा चुनाव की, और आज बात करेंगे सीमांचल में भाजपा की चुनावी रणनीति को लेकर। देखिए, बीजेपी में सीमांचल को लेकर केंद्रीय नेतृत्व में काफी पशुपेश है। जैसा कि मैंने पिछले विश्लेषण में भी बताया था कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जब सीमांचल के दौरे पर थे तब से ही उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी थी, और भाजपा की जो अलग अलग शाखाएं हैं जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी या कोई और भी जो उनके और भी अंग हैं, उनके समर्थकों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर उतरकर भाजपा को मजबूत करने का काम करना शुरू कर दिया था, और अब भी वो बदस्तूर जारी है। लेकिन अभी भी भाजपा के अंदर एक कोलाहल है कि आखिर में सीमांचल में ऐसा क्या करें जो सीमांचल में भाजपा की मजबूत दावेदारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि सीमांचल एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहां मुस्लिम की आबादी 47%, हिंदुओं की आबादी लगभग 52% है, जबकि बिहार राज्य में मुस्लिम की औसत आबादी 17% और अखिल भारतीय औसत 14% के करीब है। और भाजपा को यह मालूम है कि मुसलमान के वोट उन्हें नहीं पड़ते हैं, तो भाजपा के लिए चुनौती है कि किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाए। उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, किस जाति धर्म का होना चाहिए, जिससे कि उनकी सीट सुनिश्चित हो जाए। और हां, आपको यह जरूर बता दूं कि इस बार भाजपा लोकसभा चुनाव में इस तरह से उम्मीदवार उतारना चाह रही है जो लंबी रेस के घोड़े साबित हों, न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को मजबूती प्रदान करें, और जो कम से कम बिहार में 20 से 25 सालों तक बिहार में भाजपा को मजबूती प्रदान करें। अब सवाल यह उठता है कि भाजपा सीमांचल में ऐसा क्या करने वाली है, क्योंकि भाजपा को तीसरे फ्रंट का अब डर सताने लगा है, क्योंकि तीसरे फ्रंट में पप्पू यादव, मुकेश सहनी, भाकपा माले के साथ साथ AIMIM की भी एंट्री हो गई है। तो अगर तीसरा फ्रंट बनता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत भाजपा को ही होने वाला है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और सीमांचल में शुरू से करते आ रही है। तो अगर हम हिंदुओं की आबादी 52% की बात करें तो तीसरी फ्रंट में ये वोट बटेंगे, जिससे भाजपा को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी 47% है जो AIMIM और पप्पू यादव जैसे चेहरों को पसंद करती है। तो अगर ऐसे में तीसरा फ्रंट बना तो भाजपा को वोट मिलने में दिक्कत आएगी, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसके अलावे कई निर्दलीय चेहरे भी होंगे जो चुनाव में उतरेंगे और हिंदू वोट को काटेंगे, जिसके कारण भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। अब सीमांचल में बात कर लें पूर्णिया लोकसभा की, तो पूर्णिया लोकसभा सीट में जो जातीय समीकरण है वो कुछ इस प्रकार है। पूर्णिया लोकसभा सीट में 60% मतदाता हिंदू हैं, जबकि 40% मतदाता मुसलमान। हिंदू मतदाताओं में 5 लाख SC, ST, BC व OBC मतदाता है। यादव 1.5 लाख, ब्राह्मण व राजपूत को मिला दें तो संख्या 1.25 लाख से अधिक है। इसके अलावा 1 लाख अन्य जातियों के मतदाता इस श्रेणी में आते हैं। अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 7 लाख है। तो अगर सिर्फ पूर्णिया लोकसभा सीट की बात करें तो तीसरे फ्रंट बनने से नुकसान सीधा सीधा भाजपा को होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भाजपा इस सीट पर SC, ST या OBC उम्मीदवार ढूंढने में लगी हुई है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से उनकी आबादी ज्यादा है। तो अगर उनके बीच का कोई उम्मीदवार भाजपा उतार देती है तो एक वोट बैंक उनका तैयार हो सकता है। अब बात करते हैं कटिहार लोकसभा सीट की। कटिहार लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी मौजूदा सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी JDU के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगी, और कटिहार लोकसभा सीट का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। खास करके कटिहार के बारे में जो मैं अब बताने वाला हूं, इसे आप जरा बेहद ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम जैसे जर्नलिस्टों के कई सूत्र होते हैं जो बताए नहीं जाते, और लगभग हमारे सूत्र कहीं ना कहीं सभी पार्टियों में मौजूद ही रहते हैं। ऐसे में जो हमें पता चली है बात, वो बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से पता चली है जो भाजपा के खेमे से है। भाजपा सीमांचल के कटिहार जिले में एक महिला उम्मीदवार को ढूंढ रही है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भाजपा का मानना है कि लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे, जिसमें उन्हें कटिहार जिले से बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक बार जब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ था तो सांसद का चुनाव निखिल चौधरी हार गए थे, और उस समय मोदी लहर थी और उनका चेहरा कोई काम नहीं आया था। इसलिए भाजपा को कटिहार से एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जिसके जीतने और हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
और ऐसे में भाजपा अगर किसी महिला उम्मीदवार को उतारती है तो वो 33% वाली महिला आरक्षण का कोरम भी पूरा कर लेगी और इसके साथ वो एक संदेश भी देगी कि उन्होंने महिलाओं को प्राथमिकता दी। मगर इसके उलट एक और भी सोच भाजपा खेमे में है कि महिलाओं को उसी जगह से टिकट दिया जाएगा जहां भाजपा को जीतने की उम्मीद कम होगी। खास करके अगर महागठबंधन से कोई मजबूत चेहरे की दावेदारी आती है तो अगर महिला उम्मीदवार जीत जाती है तो भाजपा के लिए यह विन विन सिचुएशन साबित हो जाएगी। तो ऐसे में वो दांव खेलेंगे निशा सिंह का, जो वर्तमान में प्राणपुर की विधायक है, जैसा कि सूत्र के हवाले से नाम सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं अररिया लोकसभा सीट की। तो अररिया में इस बार भाजपा के वर्तमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह के विपरीत महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले मरहूम नेता तस्लीमुद्दीन के बेटे को चुनाव में उतारने की तैयारी है। और अगर जातीय समीकरण का हिसाब देखें तो मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के कारण इस बार भी यह सीट भाजपा के लिए काफी मशक्कत भरी होगी। वहीं किशनगंज में भी खेल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहां पर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर है और यहां थर्ड फ्रंट अगर किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो वो है कांग्रेस। हालांकि भाजपा को भी दिक्कत होगी, पर तब जब थर्ड फ्रंट महागठबंधन में शामिल हो जाती है। कांग्रेस के लिए तकलीफ देह है इसलिए क्योंकि वर्तमान में किशनगंज की सीट कांग्रेस के पास ही है और पूरे बिहार में केवल एकमात्र यही सीट है जो कांग्रेस के पास है, वो भी किशनगंज की। तो इस पूरे विश्लेषण में एक बात तो स्पष्ट है कि पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे दिलचस्प मुकाबला सीमांचल में ही होने जा रहा है और लगभग हर किसी की नजर सीमांचल के सीटों को लेकर होगी, क्योंकि अगर भाजपा सीमांचल में सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भाजपा बिहार में अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन यह कहना जितना आसान है और सरल है उतना ही मुश्किल। आज के विश्लेषण में आपको यहीं छोड़े जा रहे हैं, मिलते हैं अगले विश्लेषण में। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा अपने सुझाव कमेंट में लिखकर हमसे साझा करें। हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।